हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो रक्त है, ब्लड हमारा, उसमें कौन सा जो घटक है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लड के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो जो ब्लड होता है, रक्त हमारा, उसके जो अध्ययन को, इसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी। तो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हीमेटोलॉजी, इसको नोट करिएगा। और जो ब्लड होता है, ये इसकी जो क्वांटिटी होती है ये 5 से 6 लीटर होता है। अगर मेल में बात किया जाए, पुरुषों में, तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है। और महिलाओं में बात किया जाए तो ये होता है, इससे थोड़ा कम होता है, 4 से 5 लीटर ये होता है फीमेल में। ये हो गया ब्लड की क्वांटिटी, कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है। और यहाँ पे ब्लड का जो अगर पीएच पूछा जाए कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है ब्लड का, तो ये होता है 7.4। तो इससे पता चल रहा है कि 7 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ब्लड कैसा होता है, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ब्लड का जो नेचर है कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड है, इसमें इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो ब्लड का जो कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और अगर पूछा जाए कि जो ये रेड कलर है कि किसकी वजह से होता है, तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है कि आयरन कंपाउंड होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें होते हैं आयरन कंपाउंड। तो यहाँ पे ब्लड से, यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गए। अब देखते हैं लोग कि जो ब्लड में जो घटक होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जनरली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि जो ब्लड में जो घटक होते हैं, एक तो होती हैं सेल, ब्लड में जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। तो ब्लड में क्या होती हैं, कोशिकाएं। और दूसरा एक पार्ट होता है, इसको, ये कैसा होता है, सॉलिड पार्ट होता है सेल, कोशिकाएं वाला। और दूसरा पार्ट जो होता है वो, जैसे वो लिक्विड पार्ट इसको बोल सकते हैं लोग, ये लिक्विड पार्ट है। और इसमें जो सेल्स जो होती हैं ये टोटल होती हैं 45%। और जो लिक्विड पार्ट होता है ये होता है 55% है। तो ब्लड में दो कैटेगरी में हम लोग बांट दिए। और यहाँ पे देखते हैं लोग, जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने होती हैं। तो एक तो होता है इसमें कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी। तो ये पहला हो गया कि आरबीसी होता है इसमें, लाल रक्त कोशिकाएं सेल्स में। और इसमें दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये होती हैं डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं लोग श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो दो हो गए। और तीसरा एक और कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं लोग प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स होते हैं, ये हो गए तीनों, ये ब्लड के सेल्स हो गए। और जो लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है प्लाज्मा। तो लिक्विड पार्ट में कौन सा होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना है ब्लड में, ये टोटल जो ब्लड है उसका 55%। तो यहाँ से देख सकते हैं लोग कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है ब्लड में, वो होता है प्लाज्मा। और बाकी जो बचे हुए 45% है, उसमें क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट होते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं लोग जो प्लाज्मा है इसके बारे में। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो प्लाज्मा का जो कलर होता है, इसका जो कलर है वो होता है येलो कलर का, हल्का येलो होता है। तो पीले, हल्का पीले कलर का होता है। और ये जो पीले कलर होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन। ये जो हमारा लीवर है वहाँ से सिक्रेट होता है बिलीरुबिन। और इसी की वजह से जो ब्लड का जो इसमें प्लाज्मा है, इसका जो कलर होता है, ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तो बिलीरुबिन की वजह से क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। और यही जो बिलीरुबिन अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होने लगे, ज़्यादा मात्रा में अगर निकलने लगता है, तो जो शरीर का रंग होता है वो हल्का पीला पड़ जाता है। तब उसको जैसे एक रोग बोल देते हैं कि उसको, जैसे जॉइंडिस हो गया, पीलिया हो गया। तो वो कब होता है, जब बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो प्लाज्मा के बारे में एक पॉइंट ये हो गया कि इसका कलर हल्का पीला होता है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा लोग कि जो प्लाज्मा है इसमें जो है इसमें जल की मात्रा जो होती है वो होती है लगभग 90%। और इसमें और क्या होते हैं, इसमें होते हैं जल होता है और साथ में क्या होता है इसमें साल्ट होते हैं और मिनरल होते हैं, खनिज होते हैं। और जो टोटल जो प्लाज्मा है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, ये 90% होती है जल। और जो साल्ट है खनिज है ये इसकी मात्रा कितनी होती है, ये होती है 1% यहाँ पे। और बाकी लगभग इसमें और होते हैं प्रोटीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन, ये लगभग होते हैं 8% के आसपास, 8-9% होते हैं। तो याद रखना है कि प्लाज्मा में कितने हो गए, प्लाज्मा में जल होता है, साल्ट होता है, खनिज होता है और प्रोटीन भी होते हैं। और यहाँ पे देखते हैं लोग कि जो प्लाज्मा है इसका काम क्या होता है। तो ये इसका जो प्लाज्मा का जो काम होता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और जो ब्लड का जो पीएच होता है उसको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। और यहाँ पे एक जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो रक्त का थक्का बनता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी क्या ये करता है, ये हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब हो गए ये प्लाज्मा के बारे में कुछ पॉइंट। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो रक्त का जो घटक है वो दो कैटेगरी में है, एक सेल्स वाला है कोशिकाएं, और दूसरा लिक्विड पार्ट है। लिक्विड पार्ट कितना होता है, 55%, जो कि प्लाज्मा होता है। और बाकी जो 45% है उसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये सभी में पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है ये ब्लड में होता है। तो इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो ये होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है ब्लड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिकाएं, यहाँ पे आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, ये कहाँ पे नष्ट होती हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो आरबीसी है इसके बारे में। जो आरबीसी होता है इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो वो होता है, रासायनिक नाम इसको बोलते हैं लोग एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी के रासायनिक नाम हो गया एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं लोग। और ये जो आरबीसी होता है तो हमारे ब्लड में जितने भी सेल हैं उसमें सबसे छोटा सेल होता है। तो आरबीसी क्या है, सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा कोशिकाएं हैं यहाँ पे, सबसे छोटा सेल। और आरबीसी की जो संख्या अगर पूछा जाए कि जितने भी जो कोशिकाएं होती है सेल, उसमें संख्या किसकी ज़्यादा होती है, तो होती है आरबीसी की। तो संख्या क्या होता है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और वो और संख्या होती कितनी है, तो ये होता है ये 4.5 से 5.5 मिलियन। तो 4.5 से 5.5 मिलियन होते हैं पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन, HB। तो 4.5 से 5.5 मिलियन होते हैं इसकी संख्या। ये होता है पुरुषों में, ये हो गया मेल में। और फीमेल में जो होता है इससे थोड़ा कम होता है, वो होता है 4 से 4.5 मिलियन। तो ये आरबीसी हो गया। और अगर इसका बात किया जाए कि इसका जो लाइफ स्पेन कितना होता है, कि ये कितने दिन तक आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है वो जिंदा रहती हैं, तो इसका जो जीवन काल है वो होता है 120 दिन का। तो आरबीसी के जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। और 120 दिन जैसे हो जाएगा तो ये कहाँ पे नष्ट होती हैं, तो ये नष्ट होती हैं स्प्लीन में, ये प्लीहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोग स्प्लीन। तो प्लीहा में क्या होती हैं, ये नष्ट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नष्ट हो जाएंगी।
तो आरबीसी कहाँ पे नष्ट होती हैं? वो प्लीहा में नष्ट होती हैं। तो इसलिए जो प्लीहा है इसको क्या बोला जाता है कि इसको कब्रिस्तान बोला जाता है, कि आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को क्या बोला जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है प्लीहा को। और अगर हमारे शरीर में कभी रक्त की कमी हो जाए तो यहाँ जो प्लीहा में जो नष्ट हुई हैं वो क्या हो जाता है, वो फिर से रीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, रीजेनरेट हो जाता है, मतलब पुनः बनते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाते हैं, प्लीहा में रीजेनरेट होते हैं। तो अगर यहाँ पे रीजेनरेट हो रहे हैं इसलिए इसको बोला जाता है, जो प्लीहा है, प्लीहा को क्या बोला जाएगा कि ये जो होता है हमारा जो ब्लड है, तो ब्लड ब्लड का या फिर बॉडी का क्या बोलते हैं लोग, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक बोला जाता है इसको, कि कभी भी जब हमारे शरीर में रक्त की कमी होगी तो कहाँ से मिल जाएगा हमें, प्लीहा से। वो जो भी ब्लड सेल हैं वो रीजेनरेट हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी आरबीसी से पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर हो गए हैं। एक दो पॉइंट और हैं कि जो आरबीसी होती है, अगर आरबीसी की संख्या जो है अगर ये ज़्यादा हो जाए शरीर में तो फिर क्या होगा, तो उसको जब ज़्यादा हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं लोग पॉलीसाइथेमिया। तो यहाँ पे नोट करिएगा लोग कि जब बॉडी में आरबीसी ज़्यादा हो जाए तब उस डिजीज को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। और जो आरबीसी है अगर इसकी संख्या कम हो जाए तब उसको बोला जाता है एनीमिया। खून की कमी बोलते हैं लोग एनीमिया। तो आरबीसी की संख्या कम होने से क्या, कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया। और आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तब उसको, उस बीमारी को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। और यहाँ पे आरबीसी से जितने पॉइंट थे वो कवर हो गए, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? इसमें डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा गया है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं डब्ल्यूबीसी, तो इसमें भी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उस कंपोनेंट में से पूछा गया है कि सबसे बड़ा वाला जो उसका कंपोनेंट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो है ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं लोग ल्यूकोसाइट। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात की जाए कि हमारे ब्लड में कितना होता है, तो 8,000 से 10,000 इसकी संख्या होती है। और इसका साइज का बात किया जाए तो साइज क्या होता है कि ये सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वो होती है हमारी डब्ल्यूबीसी। तो ये हो गया सबसे बड़ी। और सबसे छोटी की बात की जाए तो वो आरबीसी होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये सबसे बड़ी कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी हो गया। और इसका जो इसमें क्या होता है, नाभिक होता है। तो इसमें नाभिक प्रेजेंट होता है, नाभिक होता है। और जो हमारा आरबीसी था, आरबीसी में नाभिक नहीं होता है और इसमें नाभिक होता है। और यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है इसके बारे में पॉइंट कि इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। तो इसका जो फॉर्मेशन है कहाँ पे बनता है, ये बोन मैरो में बनता है। और जो आरबीसी होता है वो भी कहाँ पे बनता है, वो भी बोन मैरो में ही बनता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जो डब्ल्यूबीसी है ये कहाँ पे नष्ट होता है, तो ये नष्ट होता है ब्लड में। तो ब्लड में क्या होता है, ये नष्ट होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है कि डब्ल्यूबीसी कितने दिनों तक रहता है, तो वो होता है 2 से 4 दिन। और ये नष्ट कहाँ पे हो जाएगा, ये ब्लड में नष्ट हो जाता है। और अगर इसका फंक्शन का बात किया जाए कि इसका काम क्या है, तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करता है, वो डब्ल्यूबीसी करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी। और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसका एक और भी नाम से बुलाते हैं लोग
कि इसको बोलते हैं लोग इम्यूनिटी सेल भी बोला जाता है, या फिर बॉडीगार्ड सेल बोला जाता है, या फिर फाइटर सेल बोलते हैं लोग। और यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है, इसमें क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इसके टाइप्स बोल सकते हैं लोग। इसका क्या होता है, टाइप है। तो टाइप में तो एक टाइप ये होता है कि इसका लसिकानु जो होता है एक टाइप हो गया, यहाँ पे दूसरा टाइप हो गया एक केंद्रकानु लिम्फोसाइट हो गया, और मोनोसाइट। और इसके अलावा और भी इसके टाइप होते हैं कि उसको बोला जाता है बेसोफिल्स, बेसोफिल बोला जाता है। और इसके अलावा न्यूट्रोफिल होते हैं, और टाइप होता है इसका एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स, तो ये सब क्या हो गए, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हो गए। तो यहाँ पे जो अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो लसिकानु होते हैं लिम्फोसाइट, तो ये लिम्फोसाइट क्या होता है कि सबसे छोटा होता है। तो ये क्या होता है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है, वो होता है मोनोसाइट। तो ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये साइज में हो गया सबसे छोटा लिम्फोसाइट और सबसे बड़ा मोनोसाइट। अगर बात किया जाए कि इसकी क्वांटिटी क्या, कि डब्ल्यूबीसी में कौन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है ये यहाँ पे सबसे कम होता है बेसोफिल्स, तो ये कम होता है। और सबसे ज़्यादा का बात किया जाए तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे एसिनोफिल्स है, ये कब सिक्रीट होता है, जब एलर्जी होता है। जब कभी भी एलर्जी होगा तो एलर्जी के समय कौन सिक्रीट होता है, वो होता है एसिनोफिल्स। तो एलर्जी के समय यहाँ पे नोट कर लीजिएगा लोग कि एलर्जी के समय कौन सा निकलता है, एसिनोफिल्स निकलता है। और ये सब क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हो गए। तो इसमें सबसे छोटा लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा एक केंद्रकानु या फिर मोनोसाइट इसको बोलते हैं लोग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो वो है मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो रक्तस्राव होता है इसको रोकने के लिए, तो इसको बोलते हैं लोग कि जैसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी रक्तस्राव होता है तो अगर वहाँ पे हम लोग जो एक पोटास एलम होता है, इसका दूसरा नाम है, इसको फिटकरी भी बोला जाता है, फिटकरी भी बोला जाता है। तो ये क्या काम करता है कि जहाँ भी रक्तस्राव हो रहा है वहाँ पे क्या करता है, ये वहाँ पे ब्लड को क्लॉट कर देता है, क्लॉटिंग बना देता है, और ब्लड का जो स्राव है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो हमारा पोटास एलम है फिटकरी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4, और क्या होता है, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल ट्वाइस। और साथ में क्या होता है कि 24 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, 24 H2O होता है। तो जो फिटकरी होता है इसका फार्मूला ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, और यहाँ पे 24 वाटर होता है। तो K2SO4, Al2SO4 का होल ट्वाइस और 24 H2O, ये पोटास एलम का फार्मूला है जिसको फिटकरी भी बोला जाता है। और ये जो काम आता है जो रक्तस्राव को रोकने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जो ब्लड क्लॉटिंग है और किस किस चीज़ से रोक सकते हैं लोग, जो ब्लड को, ब्लड का क्लॉटिंग किस चीज़ से, तो एक तो इसमें काम आता है कैल्शियम, कैल्शियम। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा जो विटामिन के होता है, विटामिन के, वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, विटामिन के। और यहाँ पे एक और हो जाएगा जो प्लेटलेट होते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी किस में हेल्पफुल होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। और यहाँ पे और भी जो प्रोटीन होते हैं जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन,
फाइब्रोनोजिन, ये सब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट देख लेते हैं लोग प्लेटलेट के बारे में। जो प्लेटलेट्स होता है इसको हिंदी में बोला जाता है बिम्बाणु। तो इसको बोलते हैं लोग बिम्बाणु। और जो हमने देखा था कि जो हमारा रक्त में जो कोशिकाएं हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी, और एक और कोशिकाएं कौन सी थी, वो थी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा, इसको बोलते हैं लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं लोग। तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट को बोला जाता है। और इसकी जो संख्या होती है, अगर संख्या की बात की जाए तो इसकी जो संख्या होती है वो 4.5 से 5.5 इसमें लाख में होते हैं। तो 4.5 से 5.5 लाख ये हो जाएगा पर 100 ml हीमोग्लोबिन। तो 4.5 से 5.5 लाख होती है। तो हमने देखा था जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और ए प्लेटलेट हो गए। तो जो इसकी जो संख्या होती है, तो संख्या के अगर इसका रेशियो देखा जाए तो उसमें क्या था कि आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया, यहाँ पे प्लेटलेट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी। तो अगर रेशियो देखा जाए तो ये कितना होता है 600 रेशियो, और इसका जो प्लेटलेट होगा वो 40 रेशियो डब्ल्यूबीसी 1। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, आरबीसी होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा लोग कि ये जो आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है ब्लड में वो कितना होता है 600 रेशियो 40 रेशियो 1। तो यहाँ पे संख्या हो गया। तो आरबीसी हमारा किस में था, मिलियन में था। प्लेटलेट किस में है, लाख में है। और डब्ल्यूबीसी किस में था, 1000 में था। तो यहाँ पे संख्या हो गया प्लेटलेट का। और इसका भी जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है। यहाँ पे ये जो नष्ट कहाँ पे होते हैं, तो जो प्लेटलेट होते हैं ये भी कहाँ पे नष्ट होते हैं, ब्लड में नष्ट हो जाते हैं। तो ब्लड में नष्ट होते हैं। और इनका जो मेन काम क्या हो गया इनका, कि जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को। और इसका जीवन काल की बात किया जाए कि इसका जीवन जो प्लेटलेट है इसका जीवन काल कितना होता है, वो होता है 8 से 10 दिन। तो 8 से 10 दिन का इनका जीवन काल होता है। और ये नष्ट कहाँ पे हो जाते हैं, ये ब्लड में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लेटलेट के बारे में कुछ पॉइंट हो गए। और इस क्वेश्चन में वही पूछा गया था, रक्तस्राव को रोकने के लिए वो पोटास एलम का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। तो यहाँ पे जो रक्त समूह दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि सर्वदाता कौन है। सर्वदाता का मतलब है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है वो सभी को दान दे सकता है। उसका जो ब्लड ग्रुप है बाकियों में चढ़ाया जा सकता है, तो वो उसको बोलेंगे लोग सर्वदाता। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ओ निगेटिव है, तो ओ निगेटिव को क्या बोला जाता है, सर्वदाता बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप है इसको बोला जाता है सर्वदाता। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा एक, कि सर्वग्राही। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, तो वो है ए बी पॉजिटिव, इसको बोलते हैं लोग सर्वग्राही। तो इसको नोट करिएगा लोग कि जो ए बी पॉजिटिव है इसको बोला जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और सर्वदाता है ओ निगेटिव, जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं लोग इसको। इसको बोलेंगे लोग यूनिवर्सल डोनर, वो बोलते हैं लोग ओ निगेटिव को। इसके अलावा जो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक तो ए होता है, और ए पॉजिटिव और ए निगेटिव होता है। और यहाँ पे बी पॉजिटिव और बी निगेटिव होता है। और ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव होता है। और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव होता है। ये सब क्या है, ये ब्लड ग्रुप होते हैं। और इसमें से दो हो गए, दोनों का नोट कर लीजिएगा लोग कि ओ निगेटिव हमारा क्या है,
ये सर्वदाता है, और ए बी पॉजिटिव क्या है, सर्वग्राही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सर्वदाता कौन है, वो है ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। यहाँ पे रक्तदाब के बारे में बोला गया है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है बीपी, तो ब्लड प्रेशर वो कितना सामान्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, पहले समझ लेते हैं बीपी को, कि जो हमारा हृदय होता है ये जब सिकुड़ता है, ये जब सिकुड़ता है तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा मतलब हार्ट ने ब्लड को पंप करेगा। तो जब सिकुड़ता है तब उस टाइम पे जो जो हमारे जो नसें होती हैं उसमें जो प्रेशर आएगा तो उसको बोला जाता है सिस्टोलिक, उसको बोला जाता है सिस्टोलिक। और जब ये हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स होगा, मतलब जो ब्लड जो है इसमें तो बाहर जाएगा और रिलैक्स में यहाँ पे अंदर आएगा, हार्ट में रिलैक्स होगा, तब इस टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको बोला जाता है डायस्टोलिक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, 2 प्रेशर मिलेगा। तो जो सिस्टोलिक के टाइम पे हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, तो सिस्टोलिक कभी भी क्या होगा, ये ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मल इसका जो सामान्य कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 120 mm ऑफ मरकरी Hg पारा का। और यहाँ पे डायस्टोलिक जो सामान्य कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 80 mm ऑफ मरकरी। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि जो हार्ट हमारा जब सिकुड़ता है मतलब पंप करता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक, और जब रिलैक्स होता है हमारा हृदय तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं लोग डायस्टोलिक। तो ये दोनों प्रेशर यहाँ पे सामान्य प्रेशर दिया हुआ है कि इतना होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर 120 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 120 से अगर बीपी हमारा ज़्यादा हो जाएगा तब उसको क्या बोला जाता है, जो सिस्टोलिक है अगर 120 से ज़्यादा हो जा रहा है तब उसको बोलते हैं लोग कि हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं लोग उच्च रक्तदाब, इंग्लिश में बोलेंगे लोग हाइपरटेंशन। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि बीपी क्या हो गया हमारा, बीपी ज़्यादा हो गया। और अगर 80 से क्या है, कम है, तब इसको क्या बोलते हैं लोग कि निम्न रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, और इंग्लिश में बोलते हैं लोग हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो बीपी है हमारा ब्लड प्रेशर वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जब भी बीपी ज़्यादा होने का मतलब है कि जो हमारा 120 से क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक ज़्यादा हो गया, तब बोलेंगे लोग कि बीपी ज़्यादा हो गया। जब हमारा डायस्टोलिक 80 से कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं लोग कि जो हमारा निम्न रक्तदाब है, बीपी हमारा क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव का सामान्य रक्तदाब बीपी कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 180 बाई 120 mm ऑफ मरकरी पारा का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।